नमस्कार दोस्तों, बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज 2020 के प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार एचजेएस 2021 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ड्यू है 6 मार्च 2022 को। तो इस वीडियो को आप लोग देखें। उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अर्लीस्ट पॉसिबल मिल सके। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से पूछता है कि कौन सा केस जो है वो रिलेटेड टू कन्फेशन नहीं है। तो इसमें कोटाया वर्सेस किंग एम्परर, ये जो केस है ये रिलेट्स करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी। सेकेंड ऑप्शन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, इसमें सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को चैलेंज किया गया था on the ground that it is violative of Article 14. थर्ड जो केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काती कालू, ये जो केस है इसमें ये बोला गया था कि जो सेक्शन 27 है वो वायलेटिव है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के। ठीक है, इस ग्राउंड पे चैलेंज किया गया था और इन तीनों में बोला गया था कि सेक्शन 27 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को वायलेट नहीं करता है। और जो लास्ट ऑप्शन है एमसी वर्गीज वर्सेस ओनल, ये रिलेटेड है सेक्शन 120 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसमें कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज की बात होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट डिफाइंड है सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, और सेक्शन 75 बोलता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए जो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे जो ऑप्शन ए, बी और सी है, ये सेक्शन 74 से कवर्ड है, यानी कि ये तीनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, ये एस्टॉपल पे क्वेश्चन है। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पास कुछ रिप्रेजेंट करता है और उस रिप्रेजेंटेशन पे जो सेकंड पर्सन है वो अपना पोजीशन अल्टर कर लेता है, तो पर्सन 1 को अलाउ नहीं कर सकते कि वो अपने स्टेटमेंट से रिवर्ट बैक हो सके। इसको हम लोग एस्टॉपल बोलते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, व्हेन वन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव ये थिंग टू बी ट्रू एंड टू एक्ट ऑन सच बिलीफ, मतलब जो बोला गया उस पर सेकंड पर्सन ने विश्वास किया, उस विश्वास पर उसने कुछ एक्ट किया। Neither he nor his representative shall be allowed, ये किसके बारे में बोला जा रहा है, जिसने अपने डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन यानी फर्स्ट पर्सन उसके बारे में बोला जा रहा है। तो neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. This statement of law is well known in the Indian law of evidence as the principle of estoppel. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not a kind of estoppel। तो इसमें ये 4 चीजें दे रखी है और इसमें जो एस्टॉपल बाय डिसीजन है वो एक काइंड ऑफ एस्टॉपल नहीं है, बाकी जो है वो एस्टॉपल के अलग अलग प्रकार हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5, इन रेफरेंस टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे एक बहुत ही फेमस और लैंडमार्क जजमेंट है शरद वृद्धिचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें
इसको हम लोग पंसिल सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, 5 गोल्डन प्रिंसिपल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें कुछ चीज़ें हुई थी जो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला था कि द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी फुल्ली एस्टेब्लिश्ड। यानी कि सर्कमस्टांसेस ये क्लियरली एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो पर्सन जिस पे एलिगेशन लगे है उसी ने क्राइम किया है। सेकेंड, द फैक्ट सो एस्टेब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, that is to say they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty। मतलब जो फर्स्ट मैंने बोला था कि सर्कमस्टांसेस एस्टैब्लिश करना चाहिए कंक्लूजन ऑफ गिल्ट के बारे में, और नेक्स्ट है कि वो जो कंक्लूजन है वो ये बोल रहा है कि जो एक्यूज्ड है उसी वही गिल्टी है। थर्ड, द सर्कमस्टांसेस शुड बी ऑफ ये कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी अनएरिंगली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब जो सर्कमस्टांसेस है वो कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। फोर्थ, दे शुड एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट द वन टू बी प्रूव्ड। मतलब और कोई हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट जो हम क्वेश्चन टू बी प्रूव्ड या इशू टू बी प्रूव्ड है उसी की ओर पॉइंट करता हूं। और फिफ्थ है, देयर मस्ट बी ए चेन ऑफ एविडेंस सो कंप्लीट एज नॉट टू लीव एनी रीजनेबल ग्राउंड फॉर द कंक्लूजन consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused। मतलब कोई भी वहां पे एक छोटा सा डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्यूज ने वो क्राइम नहीं किया है। जब ये 5 चीजें एस्टेब्लिश हो जाएगी तभी हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे किसी भी एक्यूज को गिल्टी ठहरा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है, ये 4 स्टेटमेंट दे रखा है और इसमें से पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला, द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन इज ड्रॉन शुड बी फुल्ली एस्टेब्लिश्ड, ये सही है। सेकंड, द सर्कमस्टांसेस शुड बी कंक्लूसिव इन नेचर, मैंने अभी बताया ये भी सही है। थर्ड, ऑल द फैक्ट्स सो एस्टेब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट एंड इनकंसिस्टेंट विथ इनोसेंट, ये भी सही है कि मतलब जो भी फैक्ट एस्टेब्लिश हुए वो एक हाइपोथेसिस है कि एक्यूज ने ही क्राइम किया है उसके कंसिस्टेंट होना चाहिए और उसके इनोसेंस को नहीं बताना चाहिए। फोर्थ, द सर्कमस्टांसेस शुड टू ए मोरल सर्टेनिटी एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ गिल्ट ऑफ एनी पर्सन अदर देन एक्यूज। यहाँ मोरल सर्टेनिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है कि कोई भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 यही 3 स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहले आपको हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए पार्टी डज नॉट फाइल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन हिज पोजीशन अंडर ऑर्डर 13 रूल 1, तो यहाँ पे ऑप्शन बी चूज किया गया है और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन अगर हम ऑर्डर 13 का रूल 2 पढ़ेंगे तो वो रिपील्ड एक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो रिपील्ड प्रोविजन के अनुसार ऑप्शन बी है। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन ही मेरे विचार में ये क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बेस्ड है वो ऑर्डर 13 रूल 2 पे बेस्ड है। ओके, और ऑर्डर 13 रूल 2 जो है वो 2002 के अमेंडमेंट से रिपील कर लिया गया है। एनीवे, इसका ऑप्शन बी माना है हाई कोर्ट ने, तो हम लोग उसी को मानते हैं। इफ ये पार्टी डज नॉट फाइल द डॉक्यूमेंट एविडेंस इन हिज पोजीशन अंडर ऑर्डर 13 रूल 1, उस केस में द पार्टी इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम फाइलिंग द सेम एट ए सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बट कैन फाइल द सेम ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट। तो हमें फिलहाल ये मान के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, which order empowers the court to make an order that any particular fact may be proved by affidavit। तो इसका आंसर है ऑर्डर 19, और ऑर्डर 19 का रूल 1 स्पेसिफिकली बोलता है पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर द सूट इज डिसमिस अंडर रूल 2 और रूल 3 ऑफ ऑर्डर 9 द प्लेंटिफ, आंसर इज
may bring a fresh suit subject to law of limitation। तो अगर हम ऑर्डर 9 रूल 4 देखें तो उसमें ये बोलता है कि आप अगर सूट कोई डिसमिस हो जाता है तो क्या क्या रेमेडिएट, तो फ्रेश सूट प्लस रिस्टोरेशन कैसे होगा, तो बाय सेटिंग असाइड द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो रिस्टोरेशन का ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये 4 स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से एक गलत है, उसे आपको मार्क करना है। तो पहला ऑप्शन है इन डिसाइडिंग द रेस्टोरेशन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टे डिग्री द मेरिट्स ऑफ द केस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो आंसर इज नो। अगर कोई एक्स पार्टे डिग्री हुई है तो वहां पे ये देखेंगे कि डिफेंडेंट क्यों अपियर नहीं हुआ, दैट्स इट। ये नहीं कि केस में मेरिट है या नहीं, मतलब जिस दिन एक्स पार्टे डिग्री के लिए कोई केस किसी केस का डेट फिक्स हुआ है उस दिन डिफेंडेंट क्यों नहीं आ पाया। अगर उस डिफेंडेंट ने ये सेटिस्फैक्टरली प्रूव कर दिया कि उसके पास जेन्युइन रीजन था टू नॉट अपियर इन द कोर्ट, तो ऐसे केस में एक्स पार्टे डिग्री को सेट असाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो वहां मेरिट नहीं देखेंगे, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, on which of the following grounds the court will allow a plaintiff to withdraw a suit and file a fresh suit। तो देखिए कब कोर्ट परमिट करेगी कि भाई प्लेंटिफ को कि आप विड्रॉ करके फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, अगर मिसजॉइंटर ऑफ पार्टीज हो और दूसरा एन एरोनियस वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सूट। ये दोनों जो ग्राउंड हैं ये टेक्निकल ग्राउंड है। टेक्निकल ग्राउंड पे पता है कोर्ट को कि आगे चल के ये डिसमिस हो सकता है, तो अगर परमिशन मांगता है प्लेंटिफ कि आई वांट टू विथड्रॉ द सूट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो एंड विथ लिबर्टी टू फाइल अगेन, तो ये अगर लिबर्टी ले लिया जाता है तो दोबारा वो सूट फाइल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंपनसेटरी कॉस्ट कैन बी इम्पोज्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज इफ द क्लेम और डिफेंस इज फॉल्स or vexatious and subsequently disallowed or withdrawn। ये सही है। If objection to the false or vexatious claim or defense has been taken by the party at the earliest opportunity। दोनों होना जरूरी है। पहला कि जो क्लेम या डिफेंस है वो वेक्सेसियस होना चाहिए और सब्सिक्वेंटली डिसअलाउड या विथड्रॉन होना चाहिए। और ये जो इस वेक्सेसियस एंड सब्सिक्वेंटली वेक्सेसियस क्लेम या डिफेंस है उसका ऑब्जेक्शन अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे लेना चाहिए। दोनों होगा तभी। ये आपको सेक्शन 35 ए ऑफ सीपीसी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 39 रूल 2A विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। यानी कि अगर ब्रीच ऑफ इंजंक्शन किया जाता है तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी होगी, जिसने ब्रीच किया है इंजंक्शन का उसका डिटेंशन हो सकता है सिविल प्रिजन में अप टू 3 मंथ्स, या उसके प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल किया जा सकता है आफ्टर 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 13 सीधा सीधा पूछा गया है, अबेटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर, तो ऑर्डर 22 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट टू सू सर्वाइव्स अपॉन डेथ ऑफ ए पार्टी। तो जैसे अभी हमने देखा कि ऑर्डर 22 में अबेटमेंट दे रखा है, तो यहाँ सवाल पूछ रहा है कि एक सूट फाइल हुआ है पार्टीशन के लिए, तो किस केस में सूट एबेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए कि कई कोपार्टनर्स हैं, तो किसी एक का डेथ हो जाए तो जो सूट ऑफ पार्टीशन है वो एबेट नहीं करेगा अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द कोर्ट मे बाय ऑर्डर अपॉइंट ए रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर डिक्री। तो कब बिफोर डिक्री रिसीवर अपॉइंट कर सकता है कोर्ट, तो जब कोर्ट को लगे कि जस्ट एंड कन्वीनियंट है, वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, और ये दे रखा है ऑर्डर 40 रूल 1 के सब रूल 1 में। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 मेरे अनुसार कंप्लीटली मतलब आंसर जो है
ऑप्शन जो दे रखे हैं वो कंप्लीट नहीं दे रखा है। और इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये 30 डेज की जगह 1 मंथ होता तो वो प्रॉपर होता। कैसे, मैं अभी समझाता हूँ। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन द नोटिस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 138 clause B of the Negotiable Instrument Act issued by the payee or holder in due course has been issued by the drawer on date, then as per section 142 cognizance of the offence can be taken if complaint for the offence of dishonor has been made within। तो जब यहाँ पे मान लीजिए कि चेक डिसऑनर्ड हुआ तो उसके 30 डेज के अंदर नोटिस देना होता है, और नोटिस में 15 डेज का टाइम दिया जाता है कि ड्रॉवर पे करे। और ये 15 डेज जैसे ही ओवर होगा, यहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, और इसके बाद विद इन वन मंथ कंप्लेंट फाइल करना पड़ता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्यों मैं 1 मंथ में एम्फेसिस डाल रहा हूँ, यहाँ 30 डेज क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 मंथ कहने का मतलब है अगर 31 जनवरी को 15 डेज कंप्लीट हो रहा है तो इसके बाद 1 मंथ 28 फरवरी को ही खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्लियर 30 डेज नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए मेरे अनुसार ये ऑप्शन सही नहीं है। ये 1 मंथ होता तो ज़्यादा सही होता, और 1 मंथ फ्रॉम 15th डे होना चाहिए था, यानी कि जिस दिन जो वो 15 डेज का पीरियड खत्म होता है उसके बाद 30 डेज, राइट। बट चूंकि हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है तो 30 डेज विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018 मेक्स इट पॉसिबल फॉर ए कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस रिलेटेड टू चेक बाउंसिंग टू डायरेक्ट द ड्रॉवर person who writes the check to pay interim compensation to the complainant under certain circumstances. The interim compensation will not exceed, तो आंसर इज 20%, और ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 143A में, जो कि 2018 के अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है। एक और सेक्शन इंसर्ट हुआ है 148 जो एपेलेट कोर्ट की बात करता है, और एपेलेट कोर्ट में अगर ड्रॉवर यानी एक्यूज वो अगर जाता है तो उससे ऑर्डर होता है कि 20% ऑफ द चेक अमाउंट को वो डिपॉजिट करे एपेलेट अथॉरिटी के यहाँ, एपेलेट कोर्ट के यहाँ। तो ये दो सेक्शन इंसर्ट हुए 2018 के अमेंडमेंट से, दोनों में 20% अमाउंट है। डिफरेंस क्या है कि 143A में जो ट्रायल कोर्ट है वो ऑर्डर करता है कि आप कंप्लेनेंट को दीजिए, और 148 में एपेलेट कोर्ट है वो डायरेक्ट करता है कि 20% डिपॉजिट कीजिए, और वो जो पेई है उसको दिया जा सकता है। पेई वही कंप्लेनेंट भी होगा, पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये दो चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ड्यूटी अंडर सेक्शन 10 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर लॉस कॉज्ड बाय एनी पार्टनर बाय हिज फ्रॉड कास्ट ए विकेरियस लायबिलिटी इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि क्रिमिनल लायबिलिटी जो उसमें विकेरियस लायबिलिटी की कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज ए करेक्ट प्रोपोजिशन वेयर ए माइनर इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ ए पार्टनरशिप। सेक्शन 30 दे रखा है, सेक्शन 30 बात करता है एडमिशन ऑफ माइनर, ये बात करता है माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर, और इसका सबसेक्शन 3 बोलता है, सेक्शन 30 का सबसेक्शन 3 बोलता है कि जो माइनर का शेयर है वो लायबल होगा एक्ट ऑफ द फर्म के लिए, लेकिन उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रेसिडेंट of India may obtain opinion of the Supreme Court under Article 141 Clause 1 if it appears to the President that a question of law has arisen or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain such opinion by referring the question to the Supreme Court। और इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।
तो पहले तो ये समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 143 में, इसको हम लोग बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। मीन्स सुप्रीम कोर्ट को अगर कभी कोई एडवाइस लेना होता है तो वो आर्टिकल 143 में रिफर करता है ओपिनियन के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिक्लाइन टू आंसर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड है ओपिनियन देने के लिए, decline to answer the reference on the ground that there is authoritative pronouncement of the Supreme Court which has already decided the question referred। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे नहीं दे सकते हैं। बाकी चीजें क्या है, ऑप्शन बी, द सुप्रीम कोर्ट में डिक्लाइन टू आंसर द रेफरेंस इन एनी सर्कमस्टांस। हाँ, तो ये देखिए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो जो ऑप्शन ये है, इसमें बोल रहा है कि कैन नॉट डिक्लाइन, तो ऐसा नहीं है। अगर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कोई किसी पॉइंट पे जजमेंट दे चुका है तो उसी पॉइंट पे प्रेसिडेंट ओपिनियन नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि ये वेस्टिंग ऑफ टाइम ऑफ कोर्ट हो जाएगा। जो ऑलरेडी क्लियर है, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई ऑथोरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट है, तो ऐसे केस में बार बार सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट आप नहीं भेज सकते हैं कि आपको इस पे ओपिनियन देना है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट उस पे उस जजमेंट के थ्रू ओपिनियन दे चुका है। तो इसलिए इसका इसमें जो ऑप्शन के नंबर्स हैं वो कुछ उल्टे पलटे दे रखे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट ये जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, इन व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन पॉपुलरली नोन एज सबरीमाला केस, द एक्सप्रेशन ऑल लॉज इन फोर्स इन आर्टिकल 13(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। तो इसमें से जब आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, वो लॉ की बात करते हैं, तो कौन से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो इसमें जो भी लॉ इन फोर्स है वो सारे लॉ जो जैसे अगर आप पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ लॉ, तो उसमें कस्टम एंड यूसेज भी जो है वो एक सोर्स ऑफ लॉ में आता है। तो ये लॉ जो लेजिस्लेचर पास किया है या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पास किया वो तो इंक्लूड हो गए, उसके साथ ही जो कस्टम एंड यूसेज प्लस पर्सनल लॉ से जो जिसने लॉ का फॉर्म ले लिया है, वो लॉ की तरह एक्ट कर रहा है, वो भी आएंगे। तो इसलिए बोथ ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन मोल्ड रिलीफ प्रोवाइडेड द फाउंडेशनल फैक्ट्स आर अवेलेबल व्हाइल एक्सरसाइजिंग। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अगर वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत कोई केस डिसाइड कर रहा है या एपलेट कोर्ट यानी कि एपलेट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, तो दोनों केस में वो रिलीफ मतलब एंड्स ऑफ जस्टिस को प्राप्त करने के लिए जो भी कदम उठाने को होगा वो उठाएगा। इसलिए दोनों सही होंगे। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द कॉन्स्टिट्यूशन 101st Amendment Act 2016 relates to, तो आंसर इज इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल रिमेन इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ, तो आंसर इज 6 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि कोई ऑर्डिनेंस कब पास होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। और मान लीजिए कि यहाँ पे ऑर्डिनेंस पास हुआ, इसके बाद यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन में आया, तो इस ऑर्डिनेंस को यहाँ टेबल्ड करना पड़ेगा पास होने के लिए। अगर नहीं पास होता है या नहीं टेबल्ड किया जाता है तो यहाँ से 6 week तक ये इन्फोर्स में रहेगा, और 6 week के बाद ये ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिक एक तरह से कहिए कि विड्रॉन हो गया या वैनिश हो जाएगा, ये इफेक्ट में नहीं रहेगा। अगर ये 6 week के अंदर इसको असेंट मिल सकता है, ये पार्लियामेंट से पास हो जाता है और इसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, तो ये एक्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप परमिसिबल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के सेशन के बीच मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए, तो आंसर इज 6 months, और ये दे रखा है आर्टिकल 85 के क्लॉज 1 में। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन, तो आंसर इज जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है,
द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू, तो आंसर है हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। और ये दे रखा है क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राइट टू sue accrues to X during his minority. X dies before attaining majority and is succeeded by Y, his minor son. Time runs against Y from the date of. तो आंसर is his attaining majority. यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, ये X है, ये सपोज 17 ईयर्स का है और यहाँ पे एक काउज ऑफ एक्शन अराइज किया और इस समय इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो X का बेटा है Y, ये माइनर है, तो माइनर है तो जब तक कि मेजर नहीं होगा, यानी कि Y जो है 18 ईयर्स का नहीं हो जाएगा, तब तक जो लिमिटेशन पीरियड है वो रन करना शुरू नहीं करेगा। और ये दे रखा है सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। मतलब अगर जो प्लेंटिफ है जिसके अगेंस्ट में कोई कॉज ऑफ एक्शन ने, जिसके फेवर में कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज किया है, वो ड्यूरिंग माइनॉरिटी डेथ हो जाती है, तो उसके माइनर लीगल ईयर को वही बेनिफिट मिलेगा जो उसको मिलता है। ओके, ये अब जो लीगल डिसेबिलिटी और लीगल इनेबिलिटी यानी कि सेक्शन 6, सेक्शन 7 और इसके साथ सेक्शन 8 और सेक्शन 9, ये चारों को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने MPHS का एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से डील किया है। आप वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और देख के आप वहाँ पे बताएं कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। और इवन इस वीडियो के अंत में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ए सिविल सूट challenging the disposition of the plaintiff on the ground that the land has been illegally acquired by the government? तो यहाँ पे देखिए बाय द गवर्नमेंट है। अगर एक यहाँ जब आप सेक्शन 6 देखेंगे किसका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, तो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2 इसका क्लॉज ये बोलता है कि अगर डिस्पोजिशन हो तो 6 मंथ के अंदर फाइल करना चाहिए, और बी में बोलता है कि अगर डिस्पोजिशन गवर्नमेंट के द्वारा हो तो सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। तो आंसर इज डी, नन, एज द सूट इज नॉट मेंटेनेबल। अगला सवाल है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कमेंस कब कमेंस होता है, तो ऑन द डेट ऑन विच ए रिक्वेस्ट फॉर ए डिस्प्यूट टू बी रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रेस्पोंडेंट। यानी कि सपोज ए और बी के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है और कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो ये जो है वो बी को एक लेटर भेजता है या नोटिस कर लीजिए भेजता है कि भाई ये डिस्प्यूट के लिए हमें आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करनी चाहिए और हमें ये जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन के लिए रिफर करना चाहिए। तो जिस दिन बी को ये रिक्वेस्ट मिला उस दिन से हम कहेंगे कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कमेंस हुआ है। और ये दे रखा है सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में। अगला सवाल है, for condonation of delay in making an application for setting aside the arbitral award। तो जो condonation of delay है, मान लीजिए कि एक आर्बिट्रल अवार्ड आया, उसको सेट असाइड करना है, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है, और अगर उसमें कोई डिले होता है तो उसका एप्लीकेशन सेक्शन 34 में ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 34 का सब सेक्शन 3 प्रेस्क्राइब करता है टाइम लिमिट और वहीं पे condonation ऑफ डिले की बात करता है। तो इसलिए वो एक कंप्लीट है खुद में, और उसके लिए हमें लिमिटेशन एक्ट को देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट पार्ट 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 would have no application to international commercial arbitrations held outside India, and therefore such awards would only be subject to the jurisdiction of Indian courts when the same are sought to be enforced in India in accordance with Part 2 of the said Act। तो ये हुआ था भारत एल्युमिनियम कंपनी एटसेट्रा
वर्सेस कैसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक एटसेट्रा 2012 वॉल्यूम 9 SCC 552। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड बाय द इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996। तो यूएन अनसिट्राल 1985 ये आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप प्रियम्बल रिफर करेंगे इस एक्ट का तो वहां पे ये दे रखा है, और मैं प्रियम्बल के कुछ पार्ट को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वेयर आई द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, उसको शॉर्ट में अनसिट्राल बोलते हैं, हैज अडॉप्टेड द अनसिट्राल मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन 1985। और इसके आगे और भी है, लंबा है, मैं नहीं पढ़ रहा, तो ये प्रियम्बल से ही है। तो इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट में इस अनसिट्राल 1985 जो एक ट्रेड लॉ था, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, एक कमीशन था, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, उसको अडॉप्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन अप्लाइज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि सपोज ए और बी के बीच डिस्प्यूट हुआ, आर्बिट्रेशन में गए, और मान लीजिए कि ए का क्लेम 1 लाख का है, बी एग्री करता है कि भाई हम 75,000 देंगे, और इसमें ये एग्री कर जाता है, तो ये अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन हुआ। तो ये आराम से किया जा सकता है, और अकॉर्डेंट द प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन एप्लीकेबल है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन कैन बी फाइल्ड। तो ये बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए फाइल किया जा सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 5 एंड 6 है, और मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ SRA है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वी टाइमेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ इंजंक्शन। तो इसका आंसर है सम फ्यूचर प्रोबेबल इंजुरी टू द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन। इनफैक्ट क्वी टाइमेट का मतलब क्या होता है, उसका लैटिन में बोलते हैं बिकॉज ही फियर्स। क्वी टाइमेट is an injunction to restrain wrongful acts which are threatened or imminent but have not yet commenced। मतलब फ्यूचर एक्शंस के द्वारा कोई अगर एप्रीहेंशन है तो उसके लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो कैंसिल किया गया था, और 3 मार्क्स दिए गए थे हर एक कैंडिडेट को। इसका रीजन क्या था कि ये सेक्शन 4 की जगह सेक्शन 41 होना चाहिए था, तो इसलिए इसको कैंसिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अंडर हिंदू लॉ ये मदर इन द absence of her son's father sell her minor son's immovable property, the minor son on attaining majority can challenge this transaction। तो आंसर इज ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांजेक्शन वाज मेड विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो अगर कोई भी माइनर चाइल्ड है तो उसका नेचुरल गार्जियन फादर होता है, लेकिन उसका जो माइनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी है अगर उसको सेल किया जाता है तो कोई भी गार्जियन हो तो वो चैलेंज कर सकता है कि भाई विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के नहीं बेच सकता है, विदाउट कोर्ट परमिशन नहीं बेच सकता है। और ये दे रखा है सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द सेक्शंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर declaring a marriage null and void if the marriage is solemnized in contravention of clause 1, clause 4, clause 5 of section 5 of the Hindu Marriage Act। तो देखिए क्लॉज 1 जो बाइगेमी की बात करता है, क्लॉज 4 प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करता है, और क्लॉज 5 सपिंडर रिलेशनशिप की बात करता है। तो ये अगर मतलब अगर कोई एक हिंदू अपने स्पाउस के जीवित रहते हुए यानी एग्जिस्टिंग मैरिज के रहते हुए दूसरा मैरिज करता है तो ये मैरिज वॉइड होगा। अगर जो पार्टीज हैं वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो या सपिंडर रिलेशनशिप में हो तो उनका मैरिज वॉइड होगा अनटिल एंड अनलेस कस्टम परमिट करता है। तो ये जो वॉइड होगा वो सेक्शन 11 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है,
हु इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर मैरिड गर्ल? तो अगर हिंदू माइनर मैरिड गर्ल है तो उसका जो गार्जियन है हस्बैंड होगा। ये दे रखा है सेक्शन 6 क्लॉज सी ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 41, which section of the Special Marriage Act contemplates that in a case where both spouses professing the Hindu, Buddhist, Sikh or Jain religion are married under the Special Marriage Act, then the provisions of Hindu Succession Act will apply for regulating the succession in respect of their property? तो आंसर है 21A। ये एक तरह से सेविंग प्रोविजन है जो कि सेव करता है। मीन्स अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई दो हिंदू शादी करते हैं तो उस पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लीकेबल होगा। हिंदू मैरिज एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लीकेबल होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द डिसीज्ड लिव्स बिहाइंड मोर देन वन विडो, यानी कि एक्स है, इसने 2 शादियां की थी और दोनों की डेथ हो जाती है, तो प्रॉपर्टी कितना मिलेगा? तो इसमें क्या है कि दोनों वाइफ्स मिलके एक शेयर लेगा। मान लीजिए कि एक्स का सन था S1 और डॉटर, तो यहाँ पे जो एक्स की प्रॉपर्टी है वो 4 भागों में बटेगी। एक भाग दोनों वाइफ को मिला के मिलेगा, एक भाग एस को मिलेगा, एक भाग S1 को और एक भाग उसके डॉटर को, यानी कि 1/4 इसको, 1/4 इसको, 1/4 इसको और ये 1/4 ये दोनों मिला के, यानी कि यहाँ पे दोनों को 1/8 एंड 1/8 मिलेगा। और ये दे रखा है रूल 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में। अगला सवाल है, एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय ए फीमेल हिंदू फ्रॉम हर फादर और मदर शैल devolve after her death in absence of any son or daughter, including the children of any predeceased son or daughter upon the heirs of her father. Means अगर कोई लेडी का डेथ होता है और इसके कोई भी इशू नहीं है, यानी कि ये चाइल्डलेस है, ठीक है, इसके बाद ये इसका हस्बैंड है और इसने जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी ये अपने फादर या मदर से इनहेरिट की थी, तो ऐसे में क्या होगा कि इसके डेथ के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी जो यहाँ से आई थी वो वापस इसके फादर या मदर के लीगल ईयर्स के पास जाएगा, इसके हस्बैंड के लीगल ईयर्स के पास नहीं जाएगा या इसके फादर इन लॉ के लीगल ईयर्स के पास नहीं जाएगा। बस कंडीशन ये है कि इसके कोई बच्चे ना हो या फिर बच्चे के बच्चे ना हो, ठीक है। और ये दे रखा है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में। अगला सवाल है, इफ ये मेक्स ए हिबा ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी टू बी विथ ए कंडीशन दैट बी शैल नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, देन आंसर इज द हिबा इज वैलिड, द कंडीशन इज वॉइड। ये आपको सेक्शन 10 ऑफ टीपीए देखेंगे, वहां पे क्या है कि जब मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी को आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब गिफ्ट किया जा रहा है विथ कंडीशन कि आगे आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो ये जो कंडीशन है कि आप ट्रांसफर नहीं करेंगे वो वॉइड है, लेकिन जो गिफ्ट है, हिबा है, वो वैलिड है। अगला सवाल है, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। तो आंसर इज नन, क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट है, ये किसी स्कूल पे बेस्ड नहीं है। अगला सवाल है, ये डॉक्टर agrees to provide his professional service to a patient on payment of fee. The patient agrees and deposits the fee. In course of treatment, the patient dies due to negligence and utmost recklessness of the doctor. The doctor incurs. तो जब ऐसा कोई केस होता है तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे जो डॉक्टर लायबल होगा वो उसके ऊपर टॉर्शियस लायबिलिटी होगी प्लस क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, और दोनों में नेग्लिजेंस का केस बनेगा। तो इसलिए आंसर विल बी टॉर्शियस लायबिलिटी। यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लिखा है, तो सिर्फ टॉर्शियस लायबिलिटी विल बी एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, ये माइनर कैन इन्फोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट मेड इन हिज फेवर फॉर ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन वेदर ये कॉन्ट्रैक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द गार्जियन एंड डज नॉट बाइंड द माइनर
would be binding on the other party and enforceable at the instance of the minor? Answer is no. कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए ये एक फादर है, इसका सन है वो माइनर है, तो माइनर के फेवर में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसको एनफोर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर फादर ने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ माइनर है, सॉरी बियॉन्ड द पावर ऑफ फादर है, बियॉन्ड द पावर ऑफ गार्जियन है, तो ऐसे केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना तो बाइनर पे इन्फोर्स बाइंडिंग होगा, ना अदर पार्टी उस पे बाइंडिंग होगा। मीन्स अगर गार्जियन ने बियॉन्ड कैपेसिटी जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो दोनों पार्टी किसी पे भी इन्फोर्सिबल नहीं होगा, ना ये गार्जियन इन्फोर्स करा सकता है, ना अदर पार्टी इन्फोर्स करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीइंग एन एजेंट फॉर एन ऑनर ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी एग्रीज फॉर मनी without the knowledge of the principal to obtain for B a lease of land belonging to his principal। तो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या बोलता है कि A being an agent for an owner of landed property agrees for money without the knowledge of his principal to obtain for B a lease of land belonging to his principal। The agreement between A and B is void। ये अब सेक्शन 23 का इलस्ट्रेशन जी देखिए, उसमें यही सेम जो क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन जी का ही रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो एजेंट है वो लीज पे दे रहा है, तो सपोज एक्स को लीज पे दे रहा है तो उसको ये रिप्रेजेंट करेगा कि या तो इस एजेंट के पास ऑथोरिटी, पहले तो या तो कहेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मतलब ये जो एजेंट है वो एक्स को बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, या दूसरा ये बोलेगा कि मुझे ऑथोरिटी, जबकि उसके पास नहीं। तो ये इसका फ्रॉडुलेंट एक्ट हुआ, और जब कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट होगा तो ऐसे में ये जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। ये तो हुआ सेक्शन 23 की बात। लेकिन अगर हम देखें सेक्शन 196 ये रेटिफिकेशन की बात करता है। मतलब अगर समझिए कि P प्रिंसिपल था, ये एजेंट था, तो A ने विदाउट ऑथोरिटी X के पास लीज कर दिया। अगर P इसको रेटिफाई कर देता है कि ठीक है चलो लीज कर दिए कोई बात नहीं, मैं इसको रेटिफाई कर रहा हूँ, मतलब कि मैं इस एग्रीमेंट को मान रहा हूँ, तो ऐसे केस में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर ये डिसऑन करेगा तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो ये दोनों सिचुएशन मैंने आपको बताया कि अगर इसका प्लेन रीडिंग पे ये समझ में आता है कि फ्रॉडुलेंट एक्ट था तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने रेटिफाई कर दिया तो ये एग्रीमेंट वैलिड होगा अंडर सेक्शन 196। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत इजी क्वेश्चन। ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन promises to give his son B rupees 1000. He puts his promise in writing and registers it. Is this a contract? Answer is yes। आप सेक्शन 25 का क्लॉज 1 देखेंगे तो वहां पे सेक्शन 25 बोलता है कि इन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनटिल अनलेस, और ये 3 सिचुएशन दे रखे हैं। तो जिसमें फर्स्ट सिचुएशन है कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई प्रॉमिस किया जाता है, उसको वो राइटिंग रजिस्टर्ड हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी व्हिच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो पहला, इफ द सिक्योरिटी नोज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सिक्योरिटी के पास नॉलेज होना चाहिए कि ये सिक्योरिटी किस बारे में दिया गया है। Second, even if the security does not know the existence of such security, दोनों केसेस में कैसा सिक्योरिटी है या नहीं है, ये आप सेक्शन 141 देखेंगे तो इसमें दे रखा है। 141 बोलता क्या है
Surety's right to benefit of creditor security. A surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such security or not, मतलब उसे पता है या नहीं पता है, and if the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security, the security is discharged to the extent of the value of the security. मीन्स अगर उसके इंफॉर्मेशन के बिना इस अगर जो क्रेडिटर है वो लूज करता है या सिक्योरिटी के कंसेंट के बिना सिक्योरिटी को छोड़ देता है, ऐसे केस में जो सिक्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटी से, कितना, तो जितना सिक्योरिटी दे रखा है वो। तो इसमें सेक्शन 141 इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 51, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, ये सोगा का क्वेश्चन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। पहला क्या है, दैट द बल्क सेल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी, मतलब जब भी सेल बाय सैंपल होगा तो जो सैंपल है दिया गया है कि भाई जो आपका लॉट होगा जो बेचा जाएगा वो इस सैंपल के अनुसार होगा, तो क्वालिटी बराबर होनी चाहिए, सेम क्वालिटी की होनी चाहिए। सेकेंड, that the buyer shall have reasonable opportunity of comparing the bulk of the sample, यानी सैंपल और जो बल्क है ये दोनों में कंपेयर करने की अपॉर्चुनिटी बायर को मिलेगी। थर्ड, that the goods shall be free from any defect rendering them unmerchantable which would not be apparent on reasonable examination of sample, मतलब अगर कोई हिडन डिफेक्ट है तो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, apparently देखने पे डिफेक्ट ना लगे और वो अगर कोई हिडन डिफेक्ट है तो ऐसे केस में बायर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल, सेल कब कहलाएगा? तो आंसर इज वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ गुड्स आने की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएट होता है। ये आपको दे रखा है सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 53, इन ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देखिए, अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शो ए डिफरेंट इंटेंशन, ऑप्शन 4, देयर इज एन इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एंड वारंटी एज टू ऑल द अबव कंडीशन, यानी क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि there is no implied undertaking on the part of the seller that he has a right to sell the goods। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि जो ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें नो जोड़ा गया है। तो अगर आप सेक्शन 14 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे दे रखा है, सेक्शन 14 का मार्जिनल हेडिंग बोलता है इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल एटसेट्रा, तो उसमें पहला रखा है देयर इज इम्प्लाइड अंडरटेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट ही हैज ए राइट टू सेल द गुड्स। सेकंड, देयर इज इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड enjoy quiet possession of the goods। Third, there is implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrances in favor of any third party। तो इसीलिए ऑप्शन 4 यानी कि डी जो बोलता है देयर इज एन इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एंड वारंटी एज टू ऑल द अबव कंडीशन, यानी कि अगर ये नो हटा दिया जाए तो ये तीनों कंडीशन सेक्शन 14 में दे रखा है। अगला सवाल है, ये वारंटी इज ए स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट विच इज, तो देखिए दो चीजें हैं, एक है वारंटी और दूसरा है गारंटी। हम लोग जो लिटल मतलब डे टू डे लाइफ में गारंटी का मतलब कुछ और समझते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 12 में दे रखा है कि गारंटी जो है वो अगर गारंटी का टर्म्स जिसका वायलेशन पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, वॉइड कर दे, तो वैसा टर्म गारंटी को कहलाता है। और वारंटी क्या है कि वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करता है। तो देखिए ये वारंटी इज ए स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट विच इज, तो आप आंसर डी इज करेक्ट आंसर।
collateral to the main purpose and breach of it gives rise to a claim for damages. मीन्स सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं. मतलब सपोज कि अगर आपको एक प्रेस बेचा गया है तो अगर वो गर्म ही ना हो, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये गारंटी कहलाएगा. लेकिन अगर आपको एक प्रेस बेचा गया, उसका कोई नट लूज हो गया है, तो नट लूज हो गया या कहीं वायरिंग थोड़ी सी क्रैक कर गई, तो ऐसे में वो पूरे पर्पस को डिफीट नहीं करता है. आप उसको जाकर रिपेयर करवा सकते हैं उसके सर्विस सेंटर में विद इन वारंटी पीरियड. तो वो कोलेट्रल है, वो पूरे. तो वारंटी और गारंटी में यही डिफरेंस है, सेक्शन 12 में दे रखा है. अगला सवाल देखिए. Where a consignee entered into a contract for sale of goods with a third person, but before sale and without knowledge of vendor, the goods were looted away in transit, the contract of sale is void. मतलब कि कंसाइनी और कंसाइनर दोनों के नॉलेज में नहीं है और गुड एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, लूटेड अवे यानी कि वैनिश हो गया है. तो ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड हो जाएगा. ये दे रखा है सेक्शन 7 ऑफ गुड्स एक्ट में. सेक्शन 7 में एक बार पढ़ता हूँ. Where there is a contract for the sale of a specific goods, the contract is void if the goods, without the knowledge of the seller, had at the time when the contract was made, perished or become so damaged as no longer to answer to their description in the contract. अगला सवाल देखिए. क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following is not an essential condition for application of section 34 of Indian Penal Code? तो अगर आपको सेक्शन 34 और सेक्शन 149 ये दोनों के वर्डिंग याद होंगे तो ये आंसर करना बहुत इजी होगा. सेक्शन 34 में यूज होता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है, और सेक्शन 149 में यूज होता है इन प्रोजिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट. तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा. इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ये सेक्शन 34 पे है. तो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34. तो आंसर यहाँ क्लियर कट होगा. इन प्रोजिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ये 34 में एप्लीकेबल नहीं है. अगला सवाल है. इन सम केसेस ये क्राइम इज कंस्टिट्यूटेड इवन दो द एक्ट इज नॉट डन विद गिल्टी इंटेंशन. दिस आर केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. जैसे किडनैपिंग, वहां पे पर्पस नहीं देखा जाता है, इंटेंशन नहीं देखा जाता है. इसके बाद डॉरी डेथ, इसमें इंटेंशन नहीं देखा जाता है. इन्हें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनाया गया है, अदरवाइज इंटेंशन प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अगला सवाल है. इन विच केस has it been held that in determining whether the force employed in the exercise of right of private defense was actually necessary or not, it is unreasonable to weigh the facts of a case on golden scale. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड आंसर इज अमजद खान वर्सेस स्टेट. मेरे चैनल पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 98 से 106 ये डील किया हुआ है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस. उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डील किया है. आप उस चैनल हमारे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस का. क्वेश्चन नंबर 59. एन एक्शनियर हु एग्जीक्यूट द डेथ पेनल्टी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी. एग्जीक्यूशनर ये क्या हुआ, जो फांसी लगाता है यानी जल्लाद, तो वो प्रोटेक्टेड है कौन से सेक्शन के अंदर, तो सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी. क्वेश्चन नंबर 60. व्हाट इज द एज ऑफ चाइल्ड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, जिसको हम लोग डॉली इन कैपेक्स बोलते हैं. तो अगर 7 ईयर्स से कम का कोई बच्चा है तो उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है. और ये सेक्शन 82 में दे रखा है. सेक्शन 83 भी है जो लायबिलिटी कास्ट करता है 7 to 12 ईयर के बच्चों को, मतलब जो मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंस होते हैं उनके लिए. तो सेक्शन 82 और सेक्शन 83 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 61. इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन सेक्शन 303
आईपीसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आंसर है मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और सेक्शन 303 क्या है, तो अगर कोई पर्सन, अगर उससे पनिशमेंट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है और ड्यूरिंग दैट पीरियड वो अगर मर्डर करता है तो उसको डेथ सेंटेंस प्रोवाइडेड था, मतलब मैंडेटरी था कि उसको डेथ सेंटेंस दिया जाए। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे ये जो सवाल है इसमें पटना हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने ऑप्शन ए को करेक्ट आंसर माना है, लेकिन मेरे अनुसार ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही होने चाहिए। क्यों? तो पहले ऑप्शन ये देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर आईपीसी इज अवेलेबल इवन अगेंस्ट एन एक्ट विच इज नॉट ऑफेंस अंडर द कोड। अभी जो मैंने बोला कि मेरे चैनल पे वीडियो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, उसको देखिए, ये चीजें वहां बहुत अच्छे से डील किया है मैंने। तो देखिए, इवन अगेंस्ट एन एक्ट विच इज नॉट ऑफेंस, तो ये नॉट ऑफेंस कहने का मतलब क्या है कि सपोज कोई माइनर जो बिलो 7 ईयर्स का है, ये अगर कोई एक्ट करता है अगेंस्ट एक्स, मान लीजिए कि ये इसको चाकू से मारने आ रहा है, तो ऑल्दो ये कोई ऑफेंस नहीं कमिट कर रहा है एज पर सेक्शन 82, लेकिन एक्स के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है इस एक्ट के अगेंस्ट भी, राइट। तो इस अनुसार सेक्शन 98 के अनुसार ऑप्शन ए करेक्ट है, और सेक्शन 100 के 6th ली के अनुसार ऑप्शन डी करेक्ट है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द कॉजिंग ऑफ डेथ व्हेन द असॉल्ट इज मेड विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग ए पर्सन। तो ये भी सही है। तो मेरे अनुसार ऑप्शन ए एंड डी वुड बी द राइट आंसर, बट हाईकोर्ट ने ऑप्शन ए को करेक्ट माना है। अगला सवाल है, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो इसका आंसर है मैक्यूले। हम लोग पढ़ते आए हैं, मैक्यूले का पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। क्वेश्चन नंबर 64, एन इंग्लिश मॉर्गेजी, मॉर्गेजी जिसको प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया जाता है, एन इंग्लिश मॉर्गेजी हु बिलोंग्स टू religion can sell the mortgage property without intervention of the court। तो आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि क्रिश्चियन मॉर्गेजी जो है, एक इंग्लिश मॉर्गेजी जो कि क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करता है, वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है विदाउट इंटरवेंशन, और ये इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, और ये दे रखा है सेक्शन 69 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में, जो बोलता है वेयर द मॉर्गेज इज एन इंग्लिश मॉर्गेज एंड नाइदर द मॉर्गेजर नॉर द मॉर्गेजी इज ए हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट और मेंबर ऑफ एनी अदर रेस, सेक्ट, ट्राइब और क्लास फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेट। तो ये बेच सकते हैं। मैं सेक्शन 69 शुरू से पढ़ता हूँ। पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड, ये mortgagee or any person acting on his behalf shall, subject to the provision of this section, have power to sell or concur in selling the mortgage property or any part thereof in default of payment of the mortgage money without the intervention of the court in the following cases and in no others। मतलब ये सब चीजें, जब ये जो केसेस हैं वैसे, यानी कि जो क्रिश्चियन, मतलब जो पर्सन हिंदू नहीं है, मोहम्मदन नहीं है या बुद्धिस्ट नहीं है, और एनी मेंबर ऑफ एनी अदर रेस जो कि प्रोवाइडेड है, इनके अलावा कोई और है, वो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इंग्लिश मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुआ है उसको बेच सकता है। तो इस अनुसार क्रिश्चियन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, to make a mortgage for 100 rupees or upward valid, it should be registered, signed by the mortgager and attested by at least 2 witnesses, but it is not applicable in the case of। तो देखिए, कोई भी मॉर्गेज जहाँ पे जो वैल्यू हो वो 100 रुपीज या उससे अधिक हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन और अटेस्टेशन जरूरी है, बट अगर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है के थ्रू मॉर्गेज हो रहा है, तो वैसे केस में ये जरूरी नहीं है। इसलिए इसका आंसर डी होगा,
और ये दे रखा है सेक्शन 59 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 66, it is mandated that transfer of an actionable claim can be effected only by an instrument in writing, but it does not have effect on, तो none of the above। मतलब जब भी हम ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम करते हैं, तो हमेशा इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका अगर ट्रांसफर करते हैं, वो भी एक एक्शनेबल क्लेम है, तो वहां पे राइटिंग की जरूरत नहीं है। बाकी एरियर ऑफ रेंट एक एक्शनेबल क्लेम है, अमाउंट ड्यू अंडर ये लेटर ऑफ क्रेडिट ये भी एक्शनेबल क्लेम है। तो इन दोनों को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ऐसे में इन राइटिंग ही होना चाहिए ट्रांसफर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, इन चैप्टर 4 ऑफ द टीपीए कंट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू मॉर्गेजर, मार्शलिंग इज रिलेटेड टू, तो सब्सिक्वेंट। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब पहले ये बता रहा है कि कंट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू मॉर्गेजर, तो मार्शलिंग किससे रिलेटेड है, तो मार्शलिंग रिलेटेड है सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी के, और ये दे रखा है सेक्शन 81 में। अगला सवाल है, ये रिसीवर appointed under section 69A of the Transfer of Property Act may be removed by writing signed by the mortgagor and mortgagee, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑन ड्यू कॉज सोन। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका जो हाईकोर्ट ने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी को करेक्ट आंसर माना है, लेकिन ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। ये आप जब देखेंगे सेक्शन 69A का 2, सेक्शन 69 सब सेक्शन 2, इसका पार्ट 2 बोलता है कि ये रिसीवर में एट एनी टाइम बी रिमूव्ड बाय राइटिंग साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द मॉर्गेजी एंड द मॉर्गेजर or by the court on application made by either party and on due cause shown, on due cause shown। मतलब अगर आप ऑब्वियसली किसी रिसीवर को हटाएंगे तो विदाउट रीजन आप कैसे उसको हटाएंगे, किस ग्राउंड पे, देयर शुड नॉट बी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, विदाउट रीजन आप नहीं हटा सकते। अगला सवाल है, which one of the statement given below is incorrect in the context of section 311 of CRPC, तो correct answer is the power under section 311 CRPC can only be used during investigation। ये गलत है। जब भी पावर अंडर सेक्शन 311 जो है वो यूज होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। आप सेक्शन 311 को पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। वहां पे यूज हुआ है टर्म, मैं सेक्शन 311 पढ़ता हूँ, पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट, एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। तो इंक्वायरी आ गया, ट्रायल आ गया और अदर प्रोसीडिंग मीन्स इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग है, मीन्स जैसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को भी ये कवर करता है। तो जो ऑप्शन दे रखा है कि द पावर अंडर सेक्शन 311 कैन ओनली बी यूज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के अलावा इंक्वायरी और ट्रायल में भी और ट्रायल के दौरान भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। अगला सवाल है, द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज अंडर सेक्शन 313, ये पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज की बात हो रहा है। तो आप सेक्शन 313 का सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ये पर्सनल एग्जामिनेशन होता है, जो सर्कमस्टांसेस अपीयर कर रहे हैं अगेंस्ट द एक्यूज्ड, वो उसको एक्सप्लेन करें। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सबसेक्शन 1, इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, right?
तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Even when a person is not named in the charge sheet as an accused person, he could be proceeded against under section 319। ये सही आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन, बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 319 CRPC कैन ओनली बी मेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेंट और एनी वन ऑफ द विटनेस। ये गलत है। ऑप्शन सी, द प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन समन अंडर सेक्शन 319 CRPC नीड नॉट बी स्टार्टेड अफ्रेश। ये भी गलत है, फ्रेश स्टार्ट होगा। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 319 CRPC इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। ये भी गलत है, ये जुडिशियल ऑर्डर होगा, क्योंकि ये कोर्ट इशू करता है ऑर्डर, तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट? तो आप सेक्शन 320 देखेंगे, वहां पे आईपीसी के जो ऑफेंसेस है वो लिस्टेड है, कौन सा कंपाउंडेबल है, कौन से जो कंपाउंडेबल है उन्हीं का लिस्ट बना हुआ है, और उसमें भी किस ऑफेंस के कंपाउंडिंग के लिए कोर्ट का परमिशन की जरूरत पड़ेगा, किस के लिए नहीं, वो भी वहां पे दे रखा है। और जो लिस्ट में नहीं है वो ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं है। तो इसमें जो चीटिंग का ऑफेंस ऑफ चीटिंग जो है वो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट भी कंपाउंड किया जा सकता है। अगला सवाल है, स्ट्राइक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो नो समन्स कैन बी इशूड इन वारंट केस, ऐसा नहीं है, वारंट केस में भी समन इशू किया जा सकता है। इन ये समन केस द मजिस्ट्रेट हु हैज टेकन कॉग्निजेंस कैन इशू समन्स फॉर अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। ये सही है। इन ये कंप्लेंट केस ये वारंट और समन्स हैव नेसेसरली टू बी अकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ द कंप्लेंट। ऑब्वियसली जब हम समन भेजते हैं या कोर्ट समन भेजती है तो समन्स किसको भेजेगी? एक्यूज को भेजेगी। तो एक्यूज को पता होना चाहिए कि ये जो केस फाइल हुआ है मेरे अगेंस्ट में वो किस लिए फाइल हुआ है, तो कंप्लेंट की कॉपी जानी चाहिए। ऑप्शन डी, ये कंप्लेंट कैन बी डिस्मिस्ड बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 204 सबसेक्शन 4। ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये 204 के सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में आपको मिल जाएगा कि समन केसेस में वारंट केसेस में समन इशू किया जा सकता है। अगला सवाल है, ये इज ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, द पर्सन इंजर्ड डाइज आफ्टरवर्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऑप्शन ये मे बी ट्राइड अगेन फॉर कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि पहले उसका ट्रायल हुआ था कि उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, और जिसको ग्रीवियस हर्ट कॉज किया था उसकी डेथ हो जाती है, तो अब इस पे कल्पेबल होमिसाइड का भी ट्रायल चलेगा। ये आपको दे रखा है सेक्शन 300 का सबसेक्शन 2 में, और उसका स्पेसिफिकली इलस्ट्रेशन भी इसकी बात करता है। और ये लॉ पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट नहीं है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स आफ्टर। तो यहाँ पे टाइम लिमिट पूछ रहा है। तो ये आपका जो सेक्शन 468 सबसेक्शन 2 का सी है उसमें दे रखा है कि अगर कोई ऑफेंस है जो पनिशेबल विथ फाइन है तो उसका जो लिमिटेशन पीरियड है सिर्फ 6 मंथ है। अगर कोई ऑफेंस जिसका पनिशमेंट लेस देन 1 ईयर यानी नॉट मोर देन 1 ईयर है से लेके 1 ईयर यानी कि नॉट मोर देन 1 ईयर है तो उसका लिमिटेशन पीरियड 1 ईयर होगा। अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल विथ मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर्स है तो इसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 ईयर्स होगा। और अगर कोई ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 3 ईयर्स से अधिक है तो इसका कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कैन बी ट्राइड बाय ए कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द प्लेस। तो सपोज कि ये प्लेस ए में इसकी किडनैपिंग हो गई और बी होते हुए ले जाया गया, इसके बाद सी में कंसील्ड हुआ और प्लेस डी में इसको डिटेंड किया गया।
कंसील या डिटेन सी में किया गया। तो ऐसे केस में जहाँ किडनैपिंग हुआ, जिसके थ्रू ले जाया गया, या जहाँ पे डिटेन या कंसील किया गया, ये तीनों जगहों पे जो इस ऑफेंस का ट्रायल चल सकता है। और ये दे रखा है आपका सेक्शन 181 का सब सेक्शन 2 में, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, द हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस इन अपील, कि कब कर सकता है। तो ये सेक्शन 407 में दे रखा है, उसका सब सेक्शन 1 स्पेसिफिकली बोलता है कि इफ फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल कैन नॉट बी हेल्ड इन ए पार्टिकुलर कोर्ट, यानी कि सपोज एक कोर्ट है, यहाँ पे कोई केस चल रहा है, कोर्ट को हाई कोर्ट को में कोई ट्रांसफर पिटीशन फाइल होता है, और हाई कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल नहीं हो सकता है, तो ये यहाँ से किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। या when some question of law of public importance is likely to arise, अगर यहाँ ट्रायल करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ, जैसे गुजरात ट्रायल ट्रांसफर किया गया, या जम्मू एंड कश्मीर का जो एक रेप केस था उसको दिल्ली ट्रांसफर किया गया, तो ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन रेज हो, तो ऐसे केस में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए, और या फिर पार्टी के लिए कन्वीनियंट हो ट्रांसफर करने पे, तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है। और ये दे रखा है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 407 ऑफ सीआरपीसी। इसका क्लॉजेज ये टू से देखिएगा, आपको ये मिल जाएंगे। अब यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश के क्वेश्चंस। इंग्लिश के क्वेश्चंस आप देख लीजिए। हाँ, इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 78 है, ये डिलीट किया गया है। क्यों डिलीट किया गया है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 78 में फर्दर 5 क्वेश्चंस है, तो इसके ऑप्शंस को OMR सीट में नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग, ये चीज़ें आपको ठीक करने के लिए न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहिए, तो इससे आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होते होंगे वो ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80, ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की बात है। तो एक्टिव वॉइस था, बट व्हाट वी हैड टोल्ड हिम लास्ट मंथ वाज इनएक्सक्यूजेबल। इसको कन्वर्ट करेंगे जब पैसिव वॉइस में, तो होगा बट व्हाट हैड बीन टोल्ड हिम लास्ट मंथ वाज इनएक्सक्यूजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, इसमें ऑड मैन आउट करने की बात कर रही है, मतलब जो चारों में से जो एक है वो अलग तरह का है, उसको अलग करना है। तो देखिए चारों का मीनिंग, ब्लिस का मीनिंग होता है ये स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस, मतलब पूरी खुशी, मतलब ऐसा स्टेटस जब आप एकदम हैप्पी हैं। रैप्चर का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ पैशन, मतलब कुछ मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्टेसी या पैशन को एक्सप्रेस करना। तो ये भी एक तरह से अपने मन के, मतलब पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्टेसी का मतलब होता है ये स्टेट ऑफ बीइंग बियॉन्ड रीजन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल में कोई कब होता है? जब वो खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश है। और एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है ग्रेट मेंटल सफरिंग और फिजिकल पेन। तो ये एंग्विश ऑड मैन आउट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मीनिंग होता है टू एम्फेसाइज, किसी चीज पे एम्फेसिस देना, किसी चीज पे जोर देना। क्वेश्चन नंबर 83, इट इज यू एलोन हु। अब इसको फिल करना है, तो इज नहीं होगा, वर नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि ये यू यहाँ पे यू के साथ आर लगता है। अब आते हैं जनरल नॉलेज पे। क्वेश्चन नंबर 84, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी who recently dissolved the parliament of the country is the current president of। तो none of the above, क्योंकि ये नेपाल की प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 85, the UP government has recently embarked upon a scheme to take the unique culture of its ethnic। तो कौन सा ट्राइब है? ट्राइब अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब जो एथनिक ट्राइब है थारू, उसके यूनिक कल्चर को ग्लोबल लेवल पे ले जाने की बात किया है यूपी गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 86,
Which person of Indian origin has recently been appointed as the CEO of WHO? मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? तो द पर्सन इज अनिल सोनी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च द अरुणोदय स्कीम? अरुणोदय स्कीम किसने लॉन्च किया है? तो आसाम में। ये 1 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, इंडियाज फर्स्ट होम फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन। ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन विल सून बी एस्टैब्लिश्ड इन। तो बेंगलुरु में एस्टैब्लिश किया गया है फर्स्ट ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन होम। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली क्राउन्ड बाय फोर्ब्स एज द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी ऑफ 2020? हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी कैली जेनर है। क्वेश्चन नंबर 90, विच वाज द फर्स्ट नेशन टू प्लांट इट्स फ्लैग ऑन द मून? ये आप सबको पता होगा, यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 91, which of the following countries has recorded the highest number of elephant deaths in the world due to human elephant conflict? ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट की वजह से जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ हुआ है एलिफेंट की, वो श्रीलंका में हुआ है और 2020 में मोर देन 400 एलिफेंट की डेथ हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 92, which of the following countries presented the prestigious Legion of Merit Award to PM Narendra Modi for his leadership in elevating a strategic partnership between two countries and the emergence of India as a global power? तो यूएसए ने पीएम नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया है, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 93, हु हेडेड द फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन? तो आंसर है जस्टिस के जगन्नाथ सेठी। और ये इनका जो ये फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो 1996 में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक केस था, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस, उसमें ये ऑर्डर दिया गया था और तब इस कमीशन का गठन हुआ था। अब नेक्स्ट जो पार्ट रह गया है, 7 क्वेश्चन हैं, ये आपके रिलेटेड हैं कंप्यूटर से। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग नोन एज, तो आईपी एड्रेस, वो आप डिजिट में देखे होंगे, ऐसा कुछ लिखा रहता है जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स का ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको उबंटू बोलते हैं और जो हमारे इंडियन कोड्स में यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो उबंटू ही है। और ये एमपीएचएस के परी में सवाल आ चुका है कि इंडियन कोड्स में कौन के कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो उबंटू याद रखिएगा। इसके बाद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट यूजिंग ये वर्ड प्रोसेसर इज कॉल्ड, तो आंसर है फॉर्मेटिंग। यहाँ पे मैं आप लोग को एक टिप देना चाहूँगा, जब आप MS वर्ड में काम करेंगे तो ये लेफ्ट कॉर्नर में देखिएगा एक ब्रश का सिंबल मिला रहेगा, तो ब्रश के सिंबल को यूज करने के लिए सपोज इतना दूर आपने ये वर्ड्स सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद आप जो ब्रश है उस पर क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आप उसको ड्रैग कीजिएगा, तो ये जो इसका जो फॉन्ट साइज, फॉन्ट डिजाइन, ये सारे जो है जो नेक्स्ट वाला है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका जो फॉर्मेट है वो इसके अनुसार हो जाएगा। इसी को हम लोग फॉर्मेटिंग बोलते हैं और ये बहुत ही यूजफुल टूल है, कभी ट्राई करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? देखिए सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरे को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसे हम लोग बोलते हैं विंडोज, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक जो कि एप्पल में यूज होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जब हम MS वर्ड की बात करते हैं यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके बाद एक्सेल, ये सब जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो हो गया वो ऑपरेटिंग सिस्टम है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे जो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन 98 देखिएगा बहुत ध्यान से, इसमें मैंने इनफैक्ट आई एम एक्सेप्टिंग मैंने गलती की थी। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। रिवर्सिंग द प्रीसीडिंग अनडू ऑपरेशन इन एमएस वर्ड कैन बी परफॉर्म विथ, यानी कि अनडू ऑपरेशन को रिवर्स करना है तो उसके लिए रीडू का ऑप्शन यूज होगा, और रीडू के लिए शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल वाई है। क्वेश्चन नंबर 99, पेज नंबर्स में बी इंसर्टेड इन, तो पेज नंबर हम हेडर में भी इंसर्ट कर सकते हैं और फुटर में भी इंसर्ट करते हैं, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। जब हम हेडर किसको बोलेंगे, तो कोई भी पेज का जो ऊपर का भाग होता है उसको हम लोग हेडर बोलते हैं, और फुटर, जैसे यहाँ पे देखिए ये पेज नंबर दे रखा है तो ये फुटर में है, यही जब पेज के ऊपर वाले भाग में होगा तो हम बोलेंगे उसको हेडर। तो दोनों में इंसर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच टूल कैन बी ऑप्टेड फॉर ये सिनोनिम इन ये डॉक्यूमेंट, तो थेसारस जो है ये किसी भी वर्ड का जो है सिनोनिम देखने के लिए होता है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ ऑप्शन आता है सिनोनिम थेसारस दोनों। तो इस तरह से बिहार एचजीएस 2020 का प्री का क्वेश्चन हमने देखा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, and please subscribe the channel, share it with your friends, and like and click the like button if you like the video। और अगर मेरे लिए कुछ सजेशन हो या कोई और वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई टू डू दैट।